सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू न्यूज़पेपर डिकोडेड। आज हम 6 अगस्त का द हिंदू न्यूज़पेपर देख लेते हैं। तो जो फर्स्ट न्यूज़ है, जैसा कि हम कल कई पूरा न्यूज़ में छाया रहा, जो फ्लैश फ्लड्स आए उत्तराखंड में, है ना। तो उत्तराखंड के धराली टाउन में ट्यूसडे को भारी बारिश के बाद जो है खीर गंगा रिवर से जो फ्लैश फ्लड आया उसमें खीर गंगा रिवर में, है ना, जिसमें कि 4 लोग की मौत हो गई और 60 से 70 लोग लापता हैं। और लेकिन हादसा बहुत बड़ा दिख रहा है, इसमें कई सारी और भी जो है अनरिपोर्टेड डेथ्स भी बहुत सारी होंगी अभी। तो फ्लड्स ने बेसिकली वहाँ के हॉस्टल्स, होम्स और पूरा मार्केट तबाह कर दिया है। और वीडियो में दिख रहा है कि काफ़ी तेज़ पानी वहाँ से ऊपर से आ रहा है और सब कुछ बहा ले गया, है ना। 9 आर्मी जवान्स भी मिसिंग है ना। और सीएम, पीएम, होम मिनिस्टर सब ने इस सिचुएशन का रिव्यू किया है। तो क्या है फ्लैश फ्लड्स? फ्लैश फ्लड्स क्या होता है? फ्लैश फ्लड्स का मतलब होता है कि अचानक से और तेज़ी से आने वाली जो भी फ्लड है यानी बाढ़ है, जो कुछ ही मिनटों या घंटों में भारी तबाही मचा सकती है ना। तो किस किस वजह से होता है कि बहुत ज़्यादा भारी बारिश हो जाए, है ना, और क्लाउड बर्स्ट होने से हो सकता है। ग्लेशियर अगर टूट जाए, है ना, तो उससे हो सकता है, या किसी डैम टूट जाए तो उससे हो सकता है ना। और ये फ्लड्स बिना वार्निंग के कुछ ही मिनट्स में आ जाती है ना। पानी की रफ्तार इतनी तेज़ होती है कि गाड़ियाँ, घर, पुल, पेड़, लोग सब तबाह बहा ले जाती है ना। और ये पहाड़ी इलाकों में जैसे उत्तराखंड हो गया और शहरों में जहाँ ड्रेनेज सिस्टम कमज़ोर रहता है होता है, और नदी के आसपास के रीजन्स में काफ़ी कॉमन हो जाती है ना। तो इसमें अलर्ट अलर्ट देने का टाइम नहीं मिलता है, पानी बहुत तेज़ और ज़्यादा होता है ना। लाइफ और लाइवलीहुड का काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है इसमें। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, इंडिया और फिलीपींस ने अपने रिलेशंस को जो है स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप पर ले जाने का फैसला किया है ना, तो अपग्रेड करने का फैसला किया है। तो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में बेसिकली दोनों देश इंडिया इंडो पैसिफिक जो है, इंडो पैसिफिक रीजन, है ना, में पीस और फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के पक्ष में है ना। और डिफेंस टाइज की बात करें तो पहली बार इंडियन नेवी के 3 शिप्स फिलीपींस में एक्सरसाइज में शामिल हुए। तो जॉइंट ट्रेनिंग जिनके बीच में हुई, मैरीटाइम एक्टिविटीज़ और कैपेसिटी बिल्डिंग पर भी जो है सहमति बनी। और साउथ चाइना सी की बात करें तो साउथ चाइना सी को इंडिया और फिलीपींस दोनों ने बोला कि ये ग्लोबल कॉमन्स हैं, है ना। और यूएन लॉ के तहत जो है फ्री नेविगेशन सपोर्ट करते हैं दोनों। और 2025 में इंडिया और फिलीपींस के बीच डायरेक्ट फ़्लाइट शुरू होंगी। वीज़ा की बात करें तो फिलीपींस जो है वो टूरिस्ट को फ्री ई टूरिस्ट वीज़ा दिया जाएगा 1 साल के लिए, है ना। और डिजिटल पार्टनरशिप की बात करें तो इंडिया और फिलीपींस के जो सॉवरेन डेटा क्लाउड्स हैं उसको प्रोजेक्ट्स में जो है इंडिया फिलीपींस की मदद करेगा। और दोनों देशों ने जो है क्रिमिनल मैटर्स और प्रिजनर्स एक्सचेंज पर एग्रीमेंट किए हैं। और ट्रेड डील की बात करें तो प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट पर भी बातचीत शुरू होगी, है ना। तो दोनों के बीच में डिफेंस, ट्रेड, कनेक्टिविटी, डिजिटल कॉपरेशन, इन सब को लेकर एक नए एरा की शुरुआत हो गई है ना। तो पैसिफिक में एक स्ट्रॉन्ग रीजनल अलायंस हो सकता है। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, विल हाइक टैरिफ ऑन इंडिया वेरी सब्सटैंशियली ओवर द नेक्स्ट 24 आवर्स सेज यूएस प्रेसिडेंट। तो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया पर फिर से निशाना साधते हुए कहा है कि इंडिया जो है एक अच्छा ट्रेडिंग पार्टनर नहीं है, और अगले 24 घंटे में उसके ऊपर जो है इम्पोर्ट टैरिफ में काफ़ी ज़्यादा इजाफा किया जाएगा। क्योंकि इंडिया रशिया से जो है तेल खरीदता है, ऑयल खरीदता है, तो इंडिया सबसे ज़्यादा हाई टैरिफ लगाता है अमेरिका के इंपोर्ट्स पर। और ट्रम्प ने कहा कि यूएस इंडिया का जो ट्रेड इम्बैलेंस है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। और रशिया से ऑयल खरीदने पर ट्रम्प ने नाराज़गी जताई, बोला कि इंडिया वॉर मशीन्स को जो है वो फ्यूल कर रहा है, कि रशिया से ऑयल खरीदता है तो बेसिकली वो फाइनेंस कर रहा है जो यूक्रेन की वॉर है ना। तो ट्रम्प ने 25% टैरिफ बोला कि इस पर रुकूंगा नहीं, और भी बढ़ाऊंगा मैं। और इंडिया और यूएस के जो है इंडिया ने भी बेसिकली यूएस और यूरोपियन यूनियन के डबल स्टैंडर्ड्स को एक्सपोज किया। इंडिया ने बोला कि आप भी रशिया से खरीद रहे हो, क्या क्या खरीदते हो आप? रशिया से यूरेनियम, पैलेडियम, फर्टिलाइज़र, मशीनरी, है ना। तो सिर्फ इंडिया को ही क्यों टारगेट कर रहे हो? इंडिया ने बोला कि उसकी रशिया से ऑयल डील खरीदना एक नेशनल इंटरेस्ट में है ना है। और बेसिकली जबकि यूएस और ईयू
का जो ज़्यादा ट्रेड है वो कॉमर्शियल है और नॉन एसेंशियल है ना। तो आपको जैसे पता है कि यूएस ने बेसिकली 25% इंडिया पे टैरिफ लगाया था, प्लस पेनल्टी भी अनाउंस की थी रशिया से ऑयल और डिफेंस ट्रेड करने के लिए, है ना। तो उसी के रिएक्शन में ये सब हो रहा है। तो ट्रम्प का असर्टिव स्टैंस और इंडिया का असर्टिव रिप्लाई दिखाता है कि दोनों देश अपने नेशनल इंटरेस्ट पर कॉम्प्रोमाइज़ करने के मूड में नहीं दिख रहे हैं। जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, Trump's tariff likely to severely affect aquaculture and seafood sector in आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश से काफ़ी बड़ा जो है एक्वाकल्चर और सी फूड जो है वो एक्सपोर्ट होता था यूनाइटेड स्टेट्स को। तो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के 25% टैरिफ के बाद प्लस अदर टैरिफ्स मिलाने के बाद ये टोटल 35% पहुंच जा रहा है ना। और इससे जो एक्वाकल्चर है यानी प्रॉन और श्रिम्प फार्मिंग सेक्टर पर बड़ा असर पड़ने वाला है, खासकर श्रिम्प फार्मर्स पर, है ना, जो अपना माल जो है यूएस को एक्सपोर्ट करते हैं। और इंटरनेशनल मार्केट में श्रिम्प के दाम गिरने से फार्मर्स ने क्रॉप हॉलीडे यानी कि प्रोडक्शन बंद डिक्लेयर कर दिया है। और जो है ये जो सेक्टर है वो डीप क्राइसिस में चल रहा है। तो वही बोल रहे हैं कि जो है हम 35% ड्यूटी के साथ एक्वाकल्चर कंटिन्यू नहीं कर सकते और सेंटर को तुरंत कुछ एक्शन लेना होगा। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, इन टॉप कोर्ट सेंटर रिजेक्ट्स एनी मूव टू लोअर एज ऑफ कंसेंट। तो यहाँ पे पॉक्सको एक्ट की बात हो रही है बेसिकली, है ना। इसमें ये इस एक्ट में है क्या कि प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। तो ये कानून जो है बच्चों को जो 18 साल से कम के उम्र के होते हैं उनको किसी भी सेक्सुअल अब्यूज़ है, हरासमेंट है या पोर्नोग्राफी जैसे ऑफेंसेस से बचाने के लिए किया गया है। तो ये प्रोटेक्ट करता है, ये जो लॉ है इनको इस चीज़ के अगेंस्ट। और चाइल्ड फ्रेंडली लीगल अवेयरनेस जो है प्रोसेस जो है प्रोवाइड करता है जहां बच्चे बिना डरे अपना स्टेटमेंट दे सकें। तो ये जो एक्ट है ये जेंडर न्यूट्रल है, लड़के और लड़कियों दोनों को प्रोटेक्ट करता है ना। और हर डिस्ट्रिक्ट में जो है स्पेशल पॉक्सो या कोर्ट बनाए जाते हैं जो केसेस जो इसके अंडर होते हैं वो फास्ट ट्रैक ट्रायल करने के लिए, है ना। और विक्टिम के नाम, आइडेंटिटी या इमेज को पब्लिक नहीं किया जाता है। और कोर्ट या पुलिस स्कूल यूनिफॉर्म में या जो है वेपन्स के साथ अपीयर नहीं हो सकते। तो ये सब चीज़ें हैं। तो अभी इसमें न्यूज़ क्या है कि अभी एक पिटिशनर है इंदिरा जयसिंह, उन्होंने बोला था कि जो इसमें एज ऑफ कंसेंट है, अगर मान लीजिए 16 to 18 ईयर्स के बच्चे अगर कंसेंशुअल सेक्स करते हैं तो उसको क्राइम ना माना जाए। अभी क्या है कि 16 to 18 से बिलो जितने भी हैं अगर वो कंसेंशुअल सेक्स भी करते हैं तो उनको क्राइम माना जाता है। तो इन्होंने बोला 16 साल से 18 साल के बच्चों का के बीच में अगर कोई कंसेंशुअल सेक्स है तो वो क्राइम ना माना जाए, ठीक है। और क्योंकि बॉडी इस टाइम तक जो है सेक्सुअली मैच्योर हो जाती है। बट सेंटर ने इसके अपोजिट में जो है बोला है कि एज ऑफ कंसेंट को 18 से घटाकर 16 साल ना किया जाए। ये सेंटर का आर्ग्यू है कि 18 ही रहने दिया जाए। और तो सरकार ने इससे जो है चाइल्ड प्रोटेक्शन लॉ के एसेंस के ख़िलाफ़ बताया। उन्होंने बोला एज ऑफ कंसेंट अगर 16 की गई, है ना, 16 से 18 अगर क्राइम नहीं माना गया तो चाइल्ड ट्रैफिकिंग और जो अब्यूज़ के जो लूप होल्स हैं, है ना, वो जो है बन जाएंगे, है ना। और वल्नरेबिलिटी को बेसिकली बच्चों की सुरक्षा का जो अधिकार है उसको डाइल्यूट करेगा। और 2007 की एक स्टडी के हवाले बेसिकली उसका वो दिया गया है जिसमें कि 50% केसेस में कल्प्रिट जो है ट्रस्टेड पर्सन जैसे कि पेरेंट्स, रिलेटिव्स, नेबर्स या स्कूल स्टाफ ऐसे लोग होते हैं। और लगभग 53% जो स्टूडेंट बच्चों ने सेक्सुअल अब्यूज़ जो है रिपोर्ट किया जो 16 साल से कम है। तो वही बोल रहे हैं कि सेंटर चाहता है कि 18 साल की कंसेंट एज बरकरार रहे ताकि चिल्ड्रन को लीगल प्रोटेक्शन कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। जबकि इंदिरा जयसिंह जैसे लीगल एक्सपर्ट्स मानते हैं कि टीनेज कंसेंशुअल रिलेशनशिप को क्रिमिनलाइज नहीं किया जाना चाहिए, है ना। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने अब सेंसिटिव बैलेंस चैलेंज है और बच्चों की सुरक्षा और एडोलेसेंट की ऑटोनॉमी के बीच देखते हैं क्या इसका डिसीज़न आता है। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, गवर्नमेंट मस्ट रजिस्टर एवरी सिटीजन, इशू आईडीज़ टू देम सेंटर। तो इससे पहले एनपीआर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर और एनआरसी के बीच फ़र्क समझना होगा कि नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर क्या है कि एक रिकॉर्ड है सभी रेजिडेंट्स का। रेजिडेंट्स में चाहे वो सिटीजन्स हों या फिर नॉन सिटीजन्स हों, सबका रिकॉर्ड होता है ना। तो जो भी इंडिया में 6 महीने से ज़्यादा रह रहा है या अगले 6 महीने जो है वो
यहाँ पे रहने का प्लान है उसका, और सिटीज़न होना ज़रूरी नहीं है। तो सिटीजन्स प्लस नॉन सिटीजन्स दोनों का ये इसमें डेटा होता है। ऑब्जेक्टिव होता है कि डेमोग्राफिक डेटा जो है वो कलेक्ट करना प्लानिंग स्कीम और सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में जो है बेसिकली रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया बनाते हैं। लीगल बेस होता है सिटीजनशिप एक्ट 1955 और सिटीजनशिप रूल्स 2003, ठीक है। जबकि वहीं एनआरसी क्या होता है, एक ऑफिशियल रजिस्टर होता है, इसमें सिर्फ सिटीजन्स होते हैं। तो इसमें सिटीजन्स प्लस नॉन सिटीजन्स है, इसमें सिटीजन्स है। तो अब ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव ये है कि इलीगल इमिग्रेंट्स जो हैं उनको आइडेंटिफाई करना है ना, उनको अलग करना, और डॉक्यूमेंट्स जो है मांगे जाते हैं इसमें सिटीजनशिप प्रूव करने के लिए, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स करता है ना। और इसका भी जो है लीगल बेस सिटीजनशिप एक्ट 1955 और सिटीजनशिप रूल जो है 2003 है ना। तो अभी न्यूज़ क्या है, न्यूज़ ये है कि लोकसभा में जो है हाल ही में बताया गया कि सिटीजनशिप एक्ट जो है 1955 का, इसके तहत जो है यूनियन गवर्नमेंट का फ़र्ज़ है कि हर इंडियन सिटीज़न को रजिस्टर करे, है ना, और नेशनल आइडेंटिटी कार्ड जो है उनको इशू करे। तो होम मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स ने क्या कहा कि कानून के मुताबिक हर सिटीज़न का रजिस्ट्रेशन जो है वो कंपलसरी है। इसके लिए नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीज़न बनाया जाता है ना। लेकिन आज तक पूरे देश में एनआरसी एक्सरसाइज नहीं हुआ है, पूरे कंट्री में। असम एनआरसी का क्या स्टेटस है, असम ही एकमात्र ऐसा रीजन है जहाँ पे एनआरसी प्रोसेस जो है वहाँ पे स्टार्ट हुआ। और 2019 में ड्राफ्ट एनआरसी में 19 लाख लोग जो है एक्सक्लूड हो गए, है ना। और फाइनल एनआरसी अब तक पब्लिश नहीं हुआ है। वहीं नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर जो है उसके बारे में क्या बोलते हैं कि, और जो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर है उसको बनाना ही पहला फर्स्ट स्टेप है एनआरसी की तरफ, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीज़न। तो एनपीआर पहले जो है 2010 में कंपाइल हुआ, है ना, जिसमें 119 करोड़ रजिस्ट्रेशन का डिटेल था। और सेंसस 2027 जो है उसके दौरान एनपीआर अपडेट करने का अभी कोई फ़ैसला नहीं लिया गया है ना। और तो अभी 2019-20 में जो है सीए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और जो है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीज़न, इनके खिलाफ नेशन वाइड प्रोटेस्ट हुआ, है ना। और सरकार ने पार्लियामेंट में क्लैरिफाई किया, अब तक जो है पूरे देश में एनआरसी बनाने का कोई डिसीजन नहीं लिया गया है। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, इंडिया में चेंज स्टैंड्स एमिड ट्रम्प्स थ्रेट ऑफ मोर यूएस टैरिफ, यूरोपियन यूनियन सैंक्शंस ओवर रशियन ऑयल। तो डोनाल्ड ट्रम्प ने, जैसा कि हमने फर्स्ट पेज में न्यूज़ देखा, अपने स्टेटमेंट में कहा कि इंडिया जो है रशिया से ऑयल जो है बाई कर रहा है और उसे प्रॉफिट कमा रहा है बिना यूक्रेन में हो रहे किलिंग्स के परवाह किए बिना। और इसलिए ट्रम्प ने कहा कि वो जो है इंडियन गुड्स पर 25% टैरिफ से ज़्यादा भी लगाएंगे, है ना। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का क्या रिस्पॉन्स है कि इंडिया ने सबसे स्ट्रॉन्ग और क्लियर स्टेटमेंट दिया है रशिया यूक्रेन वॉर के बाद से। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कहा कि इंडिया अपने नेशनल इंटरेस्ट और इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी स्टेप्स लेगा, और यूएस और यूरोपियन यूनियन को अपने डबल स्टैंडर्ड्स जो हैं उनको क्रिटिसाइज़ किया कि खुद भी रशिया से एनर्जी, मिनरल और फर्टिलाइज़र इंपोर्ट करते हैं पर इंडिया को टारगेट कर रहे हैं, जबकि इंडिया के लिए जो है ये वाइटल है, नेशनल कंपल्शन है। और रशिया का जो ऑयल इंपोर्ट है इंडिया में वो 2022 से पहले लेस देन 1% था, जो कि 2023 में 40% तक पहुंच गया रशियन ऑयल जो इंपोर्ट करता है इंडिया। और रीज़न ये है कि सस्ता है ऑयल यहाँ का, है ना, चीप है, डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा है अपने को, और एनर्जी सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है इंडिया को। तो जब इंडिया का क्या सवाल है कि इंडिया, जब यूएस और यूरोपियन यूनियन खुद रशिया से ट्रेड कर रहे हैं तो इंडिया को टारगेट क्यों किया जा रहा है। चाइना भी रशियन ऑयल का एक बड़ा बायर है ना, पर उस पर सैंक्शंस नहीं है। और यूएस ने इजराइल के गाज़ा वॉर को सपोर्ट किया पर इंडिया को मॉरल ग्राउंड्स पे ब्लेम कर रहा है। तो चेंजिंग इंडियन डिप्लोमेसी की बात करते हैं कि पास्ट अप्रोच क्या था कि 2017 में बेसिकली ट्रम्प के प्रेशर पे इंडिया ने जो है ईरान और वेनेजुएला से ऑयल लेना बंद कर दिया था, है ना, 2017 में। तो गवर्नमेंट जो है सबमिट हो गई थी उनके यूएस प्रेशर के सामने। और वहीं 2022 में जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रेट्स के आगे नहीं झुका, है ना, इंडिया। और अब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ट्रम्प के थ्रेट पर भी क्लियर और असर्टिव स्टैंस लिया है। तो अब आगे क्या है, 3 ट्रैक स्ट्रैटेजी बताते हैं। 3 ट्रैक स्ट्रैटेजी की कंटिन्यू करंट स्ट्रैटेजी, तो रशियन ऑयल जो है वो लेना जारी रखेंगे, और यूएस और यूरोपियन यूनियन सैंक्शंस को भी जो है उसको
इस यूएस स्टैंड के जो है उसके अंडर भी जो है अपने जो बेसिकली जो स्ट्रैटेजी है इंडिया की वो जारी रखेगी, और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है से पेनल्टीज़ को बैलेंस करने की कोशिश किया जाएगा। और सेकंड है, फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये हो गया कि डाइवर्सिफाइड ट्रेड ऑप्शन। तो बोलते हैं कि जो आसियान कंट्रीज़ हैं, है ना, गल्फ़ जो है गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन सब के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट फास्ट ट्रैक करना होगा। और जो बेसिकली इंडिया ने जैसे पहले आसियान का जो प्रोजेक्ट है RCEP, है ना, उससे जो है पहले ऑप्ट आउट कर दिया था, उसको वापस से रिकंसिडर कर सकता है। और तो अब इंडिया, ईरान और वेनेजुएला जो है जिससे सब तेल लेना इंडिया ने बंद कर दिया था, उससे दोबारा से ऑयल लेना कंसिडर कर सकता है ना। इसमें रिस्क रहेगा फ्रेश सैंक्शंस का, लेकिन फिर भी कर सकता है। और बिगर इम्प्लीकेशंस क्या होंगे कि यूएस के कॉन्टीन्यूस टैरिफ और सैंक्शंस थ्रेट से इंडिया का जो स्ट्रैटेजिक जो है रीथिंकिंग उसको करना पड़ सकता है इंडिया को। और ट्रेड, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, टेररिज्म और कॉपरेशन जो है ये बेसिकली टोटल इम्पैक्ट हो सकता है यूएस के साथ। और ट्रंप का जो है पाकिस्तान फ्रेंडली जो स्टैंड है, और ऑपरेशन सिंदूर पर काउंटर नैरेटिव भी कंसर्न है एक। और तो सबसे बड़ा सवाल है कि क्या ट्रंप के एक्शन से जो है इंडो और यूएस इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप और क्वाड पर भी कोई असर पड़ेगा। तो ये पूरा इस आर्टिकल में बोला है। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल सैंक्शंस प्रोक्योरमेंट प्रपोजल्स वर्थ ₹67,000 करोड़। तो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने बेसिकली 67,000 जो है करोड़ का डिफेंस इक्विपमेंट्स प्रोक्योर करने को अप्रूव किया है मिलिट्री की ऑपरेशनल रेडीनेस बढ़ाने के लिए, जिसमें कि BMP व्हीकल्स और कॉम्पैक्ट ऑटोनोमस सरफेस क्राफ्ट, माउंटेन रडार्स, स्पाइडर वेपन सिस्टम, है ना, और मेल ड्रोन्स, मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन्स, ये सब शामिल रहेंगे, है ना, जो कि लॉन्ग रेंज सर्विलेंस और कॉम्बैट ऑपरेशंस में काम आएंगे। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, UPSC प्लान्स टू सेंड रिक्रूटमेंट अलर्ट्स टू इंस्टीट्यूशंस वाया ईमेल। तो UPSC ने डिसाइड किया है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस को डायरेक्ट ईमेल अलर्ट्स भेजे जाएंगे, ताकि जॉब वहाँ पे जो जॉब जिनको चाहिए या रिक्रूटमेंट की जानकारी उनको टाइम पर पहुँचा सकें। तो UPSC के चेयरमैन अजय कुमार जी ने बताया कि जो है कई बार जो है पोस्ट जो है वो वेकेंट रह जाती हैं और रिक्रूटमेंट फेल हो जाता है, क्योंकि एप्लीकेंट्स रिक्रूटमेंट रूल्स मीट नहीं करते या उनको पता नहीं लगता पोस्ट के बारे में। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, आयुष मिनिस्ट्री एंड फूड सिक्योरिटी सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसने रिलीज़ किया है एक लिस्ट ऑफ आयुर्वेदा आहार फॉर फूड प्रिपरेशंस, है ना। तो FSSAI ने और आयुष मिनिस्ट्री ने साथ मिलकर ऑफिशियली एक लिस्ट रिलीज़ की है आयुर्वेदा आहार के अंडर आने वाले जितने भी आयुर्वेदिक फूड आइटम्स हैं उनकी। और आयुर्वेदा आहार क्या है कि ये ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो आयुर्वेदिक प्रिंसिपल्स को पे बेस्ड हैं, जैसे सीजनल सूटेबिलिटी, बॉडी बैलेंस और नेचुरल हर्ब्स को लेके। और ये फूड जो है प्रिवेंटिव हेल्थ और सस्टेनेबल लिविंग को प्रमोट करता है। तो वही आयुर्वेदा को मॉडर्न डाइटरी सिस्टम का साथ अलाइन करना इसका एम है, और ट्रेडिशनल फूड विजडम को मेन स्ट्रीम बनाना भी, है ना। तो वही अपील किया है लोगों से कि डेली लाइफ में आयुर्वेदा आहार को शामिल करें लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स के लिए। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे आर्टिकल है, इंडियाज़ प्रेजेंस एमिड अ ब्रोकन टेम्पलेट ऑफ जियोपॉलिटिक्स। तो अब यहाँ पे इस आर्टिकल में क्या है कि हमें ऑपरेशन सिंदूर जो हमने किया है ना, उसके बाद जो है इंडिया को एक रियलिटी चेक मिला कि उसके जो स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स हैं वो पाकिस्तान को के जो टेररिज्म है पाकिस्तान का, उसको ओपनली कंडेम नहीं कर रहे हैं ना, ओपनली कंडेम नहीं कर रहे हैं, यानी पाकिस्तान के साथ बैलेंस बना के चल रहे हैं। और पहलगाम अटैक के टेररिस्ट पाकिस्तान के जो लश्कर तैयबा से जो जुड़ा है, इंडिया ने टेरर कैंप्स पर रिटेलिएशन किया, लेकिन US प्रेसिडेंट ट्रंप ने क्रेडिट खुद ले लिया और ये क्लेम किया कि उन्होंने ये कॉन्फ्लिक्ट रिक्वायर ट्रेड प्रेशर दे के। तो अब आयरनिकली जो है ट्रंप ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर को वाइट हाउस लंच पर भी बुलाया, है ना। और US ने जो द रेजिस्टेंस फ्रंट है जो लश्कर तैयबा से जुड़ा है, जो बेसिकली जिसने पहलगाम टेरर अटैक में जो शामिल था, उसने क्लेम किया। तो उस ग्रुप को टेररिस्ट डिक्लेयर किया US ने, है ना। और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को भी इसको रिकॉग्नाइज़ किया, जो UN सैंक्शंस कमेटी 1267 है,
है ना, उसमें टेररिस्ट रिकॉग्नाइज़ किया गया। और ट्रम्प का टैरिफ की बात करें तो जो इंडिया और यूएस के बीच, नासा और इसरो के बीच की जो एक सैटेलाइट है कॉपरेशन, निसार सैटेलाइट, लॉन्च के दिन ही जो है ट्रम्प ने इंडिया पर 25% टैरिफ लगाया। और रशियन ऑयल इंपोर्ट जो इंडिया करता है, ट्रम्प ने इंडिया को थ्रेटन किया, जबकि वो खुद रशिया से फ्रेंडशिप के जो है वो सपोर्टर्स रहे हैं और रशिया के साथ ट्रेड करते हैं। ट्रम्प ने यूएस कंपनीज़ को जो है इंडिया में इन्वेस्ट करने से भी मना किया। और तो अब यूएस के डबल स्टैंडर्ड्स और रीजनल नेगलेक्ट की बात करें तो यूएस ने पाकिस्तान का जो काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स हैं उसकी तारीफ़ की और इंडिया के कंसर्न्स को इग्नोर किया है ना। और बांग्लादेश में यूएस ने जो है शेख हसीना की गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ पोजीशन ली, जिससे इंडिया अपसेट है। और म्यांमार में भी यूएस जो है सपोर्ट उन फोर्सेस को दे रहा है जो इंडिया के नॉर्थ ईस्ट को डिस्टेबलाइज कर सकते हैं, है ना। और यूरोपियन यूनियन ने इंडिया के जो वादिनार रिफाइनरी है उस पर सैंक्शंस लगाए, जबकि खुद रशियन ऑयल इंपोर्ट ख़रीद रहा है पाइपलाइन से, और लिक्विफाइड नेचुरल गैस यूरोपियन यूनियन खुद ख़रीद रहा है। और जबकि इंडिया के जो वादिनार रिफाइनरी है उस पर सैंक्शंस लगाए यूरोपियन यूनियन ने, है ना, रशिया से ऑयल ख़रीदने के लिए। और चाइना का मूव बोलते हैं कि जो है चाइना ने पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ एक ट्राइलेटरल ग्रुप बनाने की कोशिश की है। और बांग्लादेश में जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास एयरबेस रिव्यू करवा रहा है, और अरुणाचल प्रदेश के रीजन्स में मैंडारिन नेम्स स्टैंडर्डाइज कर रहा है। और ब्रह्मपुत्रा पर चाइना का लार्जेस्ट डैम बन रहा है तिब्बत साइड से, जो इंडिया के लिए कंसर्न है। और इंडिया का मालदीव्स विज़िट टाइमली था काउंटर चाइनीज़ इन्फ्लुएंस करने के लिए। और इंडिया का स्ट्रैटेजिक क्रॉसरोड्स के बारे में अगर बात करें तो इंडिया को मल्टी अलाइनमेंट स्ट्रैटेजी और असर्टिव डिप्लोमेसी की ज़रूरत है ना। और यूएस और यूरोपियन यूनियन जो है उसके डबल स्टैंडर्ड्स को मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने क्रिटिसाइज़ किया। तो इंडिया को जियो पॉलिटिक्स में प्रोएक्टिव जो है वो बनना पड़ेगा, है ना, क्योंकि जियो पॉलिटिक्स जो है वो अब डिसाइड कर रही है इकॉनमी को। और ऑपरेशन सिंदूर ने बताया कि अगर इंडिया चाहता है पार्टनर्स उसके इशू पर खड़े हों तो इंडिया को भी उनके इश्यूज़ में इंगेज करना पड़ेगा, है ना। और वे फॉरवर्ड में बोलते हैं कि इंडिया को जो है इंडिया और यूएस ट्रेड डील जो है वो फाइनलाइज़ करनी चाहिए, है ना, ताकि टेंशन्स थोड़े ईज़ हों और इंश्योर करें ट्रम्प जो है अटेंड करें क्वाड समिट। और सेकंड जो है इंडिया को स्ट्रेंथन करना चाहिए अपना टाइज जो है ब्रिक्स के साथ, और जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, और ईस्ट एशिया के साथ, है ना। और जो थर्ड बताते हैं कि बेसिकली इंडिया का ट्रेडिशनल मॉडल जो है हेड डाउन ग्रो इकोनॉमिकली अब काम नहीं कर रहा है, और जियो पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी अब दोनों ही जुड़े हुए हैं कि अगर आप दूसरे के इशू को सपोर्ट कर रहे हैं तो वो भी आपको सपोर्ट करेगा, है ना। अब इससे की टेक अवे क्या ले सकते हैं कि इंडिया जो है कैन नो लॉन्गर स्टे न्यूट्रल एंड साइलेंट ऑन ग्लोबल मैटर्स, ठीक है। तो ग्लोबल मैटर्स में आपको स्टैंस लेना पड़ेगा, और आप अपने स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को प्रोटेक्ट करने के लिए एक्टिवली इंगेज करना पड़ेगा, है ना, इन शेपिंग वर्ल्ड जियो पॉलिटिक्स वाइल असर्टिंग इट्स इकोनॉमिक इंटरेस्ट, है ना। तो ये बोल सकते हैं इस पूरे आर्टिकल से। ये जो नेक्स्ट आर्टिकल है यहाँ पे टेक्नोक्रेटिक कैलकुलस ऑफ इंडियाज़ वेलफेयर स्टेट। तो यहाँ पे बोलते हैं कि डिजिटल जो वेलफेयर है इंडिया में वो सिटीज़न सेंट्रिक है या डेटा ड्रिवन है ना। तो अब इसमें हाइलाइट्स क्या दी हुई हैं कि आधार की बात करें तो 1 बिलियन जो है आधार एनरोलमेंट हो चुके हैं, और 1206 गवर्नमेंट स्कीम्स डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र से लिंक्ड हैं, है ना। और 36 ग्रीवेंस रिड्रेसल पोर्टल भी एक्टिव हैं, है ना। तो एफिशिएंसी के नाम पर डेमोक्रेसी का लॉस हो रहा है। कैसे? वेलफेयर डिलीवरी ज़्यादा टेक्नोक्रेटिक हो गई हैं और डेटा ड्रिवन हो गई हैं। तो पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी और ज़्यादा सिटीज़न राइट्स को अंडरमाइन किया जा रहा है ना। पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी और सिटीज़न राइट्स को अंडरमाइन किया जा रहा है। प्लस जो फोकस है वो शिफ्ट हो गया है, कौन डिज़र्व करता है उसको, ठीक है, कौन डिज़र्व करता है और कैसे लीकेज कम करें और कवरेज बढ़ाएं, ये सब जो है इस पे फोकस शिफ्ट हो गया है, कैसे लीकेज को जो है कम करा जाए, है ना। और सिटीजन्स की बात करें तो अब जो है राइट बियरिंग जो सिटीज़न की जगह
ऑडिटेबल बेनिफिशियरी आ गया है ना। और वेलफेयर डिसीजन सब एल्गोरिदम और नंबर्स पर बेस्ड होते हैं, नॉट ऑन लोकल नीड्स, ठीक है। और क्या बोलते हैं कि पीएम किसान हो गया, जैसे पीएम किसान और ई श्रम जैसे स्कीम्स जो है ये यूनी डायरेक्शनल है, जैसे कि स्ट्रीमलाइंड, मेजरेबल बट इनसेंसिटिव टू कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से नहीं चलते, इनसेंसिटिव टू कॉन्टेक्स्ट। और स्पेंडिंग की बोलते हैं कि सोशल सेक्टर स्पेंडिंग जो है, स्पेंडिंग 2024-25 की बात करें तो वो गिर कर सिर्फ 17% हो गई है, जबकि पहले 2014 से 24 की बात करें तो 21% था, अब 17% पर रह गया है। और माइनॉरिटीज़, न्यूट्रिशन, एम्प्लॉयमेंट और लेबर रिलेटेड स्कीम्स का बजट भी शार्पली कट हो गया है। और एल्गोरिदम का बोलते हैं कि सेंट्रलाइज जो ग्रीवेंस सिस्टम है सिर्फ विजिबिलिटी बढ़ाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, है ना। तो वही सुप्रीम कोर्ट ने भी वार्निंग दी है कि जो है सिटीजन शुड नॉट बी रिड्यूस टू मशीन रीडेबल डेटा। तो इसमें सॉल्यूशंस क्या क्या बताते हैं, सॉल्यूशंस बताते हैं कि पहला, डेमोक्रेटिक एंटी फ्रिजिबिलिटी सिस्टम ऐसा होना चाहिए जो स्ट्रेस में वो फेल ना हो, ठीक है, स्ट्रेस में भी काम करे। सेकंड, स्टेट एम्पावरमेंट, स्टेट्स को अपने कॉन्टेक्स्ट बेस्ड जो है वेलफेयर स्कीम जो है वो डिज़ाइन करने का राइट होना चाहिए, है ना। फिर थर्ड बताते हैं कम्युनिटी ऑडिट्स, कि जो नेशनल ग्राम स्वराज और को जोड़ के कम्युनिटी ड्रिवन ऑडिट कराया जाए, है ना, कम्युनिटी ड्रिवन ऑडिट कराया जाए। और प्लेटफॉर्म्स कोऑपरेटिव्स यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को इंटरमीडियरीज बनाकर केरला के कुदमश्री से सीख लिया जाए, है ना, ताकि प्लेटफॉर्म्स को कोऑपरेटिव बनाया जाए। और फिफ्थ बताते हैं लीगल एड प्लस पॉलिटिकल एजुकेशन, सिविल सोसाइटी को एम्पावर करें ग्रास रूट लेवल पे, है ना। और जो सिक्स्थ बताते हैं राइट टू एक्सप्लॉयटेशन और एंड अपील, है ना। इसमें हर डिजिटल वेलफेयर डिसीजन पर सिटीजन्स को फीडबैक और चैलेंज करने का अधिकार मिले, है ना। तो अब ये इसमें बोल सकते हैं कि अगर वेलफेयर सिर्फ एफिशिएंसी और डेटा पे बेस्ड होगा तो जिनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो इनविजिबल हो जाएंगे, और सिटीजन्स को लेजर का एंट्री नहीं गवर्नेंस का पार्टनर बनाना होगा, ऐसा इस पूरे आर्टिकल में बोला जा रहा है। फिर जो नेक्स्ट है आर्टिकल यहाँ पे, हाउ शुड मनी लॉन्ड्रिंग बी टैकल्ड। तो मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है पहले ये जान लेते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग बेसिकली कोई भी इलीगल मनी है ना, इलीगल मनी को जो है लीगल दिखाना, ये मनी लॉन्ड्रिंग कहलाता है, ठीक है। और ये 3 स्टेजेस में होता है। फर्स्ट, प्लेसमेंट, तो कैश जो है सिस्टम में लाया जाता है ना, कैश को सिस्टम में लाया जाता है, जैसे बैंक अकाउंट में जमा कर दिया। सेकंड, लेयरिंग में क्या होता है, पैसा इधर उधर जो है वो घुमाया जाता है इस अकाउंट से उस अकाउंट में, ताकि वो ट्रेस ना हो पाए, ठीक है। थर्ड, इंटीग्रेशन, अब ये लॉन्डर्ड जो पैसा है ये बिजनेस, ये जो मनी इधर उधर घुमाया है बिजनेस या फिर एसेट्स में लगाया जाता है ना, तो वो इंटीग्रेशन हो गया सिस्टम में उस पैसे का, तो ये मनी लॉन्ड्रिंग होता है। तो अभी जो है एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट जो इसको बेसिकली इन्वेस्टिगेट करती है मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस, उसके फिगर्स हैं कुछ कि 2015 में 5,892 मनी लॉन्ड्रिंग केसेस ईडी ने लिए हैं अंडर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के अंडर। और लेकिन सिर्फ जो है इसमें से इतने केसेस के बावजूद जो है सिर्फ जो है 15 कन्विक्शंस हुई हैं अब तक, ठीक है। तो कन्विक्शन रेट बहुत ज़्यादा कम है ना, और जिसमें लोगों को सज़ा मिली है। और यूएस में माफिया और लोग जो है लॉन्डरमैट्स, जो कपड़े धोने की जगह वर्ड यूज़ हुआ है लॉन्डर मैट, है ना, लॉन्डर मैट। तो ये क्या है, ये बेसिकली यूएस में जो माफियाज होते थे, है ना, ये जो लॉन्डर मैट है ये कपड़े धोने की जगह है ना, उनका यूज़ करते थे पैसा साफ़ करने के लिए, वहीं से टर्म लिया गया है। तो अब ये फाइनेंशियल नेटवर्क्स के लिए यूज़ होती हैं जहां ब्लैक मनी को साफ़ किया जाता है। तो पीएमएलए के प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के कुछ खास फीचर्स बताते हैं कि जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो एक्यूज्ड पर होता है ना, जिस पे केस लगा है उसको प्रूव करना होता है कि वो एक्यूज नहीं है, तो काफ़ी स्ट्रिक्ट है। और
रेगुलर क्रिमिनल लॉ से ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। और अब ये बेसिकली जो इसमें एफआईआर की ज़रूरत नहीं होती है ना। और ईडी का इंटरनल डॉक्यूमेंट ही काफ़ी होता है। और सुप्रीम कोर्ट ने वीरभद्र सिंह केस में इस बात को क्लियर किया था, है ना। तो लेकिन प्रॉब्लम क्या है इसमें कि बहुत सारे केसेस में होने के बावजूद जो है कन्विक्शन रेट बहुत कम है और सिस्टम की एफिशिएंसी पर सवाल है। और जब प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है उसका मिसयूज़ भी हो रहा है ऑफन पॉलिटिकल मोटिव्स के लिए। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था इस चीज़ को। और इंडिया ने जो है FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स और डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट जैसे इंटरनेशनल फ्रेमवर्क साइन किए हैं। और ये सब होने के बावजूद जो है इलीगल फ्लो ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग वो कंटिन्यू कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने अलर्ट किया कि मनी लॉन्ड्रिंग सिर्फ एक फाइनेंशियल क्राइम नहीं बल्कि नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट भी है ना। और इसका मिसयूज़ ना हो, हर केस को केयर और कॉशन के साथ हैंडल करना होगा, है ना। जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, वाइज चाइना एक्सटेंडिंग इट्स पुलिसिंग नेटवर्क ओवरसीज़। तो चाइना ने अपने पुलिस ऑफिसर्स जो है वो दूसरे देशों में भेज रहा है। और अभी क्या है कि चाइना ने अपने पुलिस ऑफिसर्स जो है वो क्रोशिया वो भेजे ताकि वहाँ घूमने वाले जाने वाले चाइनीज़ जो टूरिस्ट हैं उनकी सेफ्टी को ध्यान रखा जा सके। तो चाइना ने ऐसा ही कि जो है काम सर्बिया, हंगरी और इटली जैसे यूरोपियन देशों के साथ भी किया है। वहाँ उन्होंने चाइनीज़ पेट्रोल पुलिस और पुलिस सर्विस सेंटर्स तक बना लिया है। तो लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है कि इसका असली एम क्या है वो जानना। और ये डर है कि चाइना की जो पेट्रोलिंग है उसका यूज़ जो है अपने क्रिटिक्स को ढूंढने के लिए और उनकी निगरानी के लिए जो है किया जा रहा है, सर्विलेंस के लिए किया जा रहा है। तो नीदरलैंड और अमेरिका में पता चला कि जो है चाइना सीक्रेटली पुलिस स्टेशन चला रहा है। और अमेरिका ने 2 चाइनीज़ जो एजेंट्स हैं उनको अरेस्ट किया जो चुपके से लोगों पर नज़र रख रहे थे, है ना। और जिनके चाइना से अच्छे संबंध हैं वहाँ अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ है। और जहाँ टेंशन्स हैं जैसे कि US, वहाँ चाइना को कोवर्ट कामों पर कदम उठाया जा रहा है। जैसे 2 चाइनीज़ एजेंट्स को अरेस्ट भी किया गया। तो चाइना अपने लोगों की सेफ्टी के नाम पर दूसरे देशों में जो है पुलिस भेज रहा है, लेकिन असली मकसद जो है डिसेंडेंट्स पर नज़र रखना हो सकता है। तो ये बात जो है ग्लोबल कंसर्न बन रही है इस पूरे न्यूज़ में, आर्टिकल में बोलते हैं। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, US ट्रेड डेफिसिट विद 9 कंट्रीज़ हायर देन दैट ऑफ इंडिया। तो ट्रेड डेफिसिट क्या होता है? ट्रेड डेफिसिट बेसिकली अगर जो है किसी भी कंट्री का इंपोर्ट ज़्यादा होता है उसके एक्सपोर्ट से, है ना, तो उसमें ट्रेड डेफिसिट बोलते हैं कि यानी माल जो है वो ख़रीद ज़्यादा रहा है और बेच कम रहा है दूसरे कंट्री को, तो उसको ट्रेड डेफिसिट बोलते हैं। तो अमेरिका ने इंडिया से आने वाले इंपोर्ट्स पर जो है 25% टैरिफ लगाया है, जो कि तीसरा सबसे ज़्यादा है उन 10 देशों के बीच में जिनके साथ US का सबसे बड़ा ट्रेड डेफिसिट है। ट्रेड डेफिसिट का मतलब मैंने बता दिया। तो US और इंडिया के बीच का जो ट्रेड डेफिसिट है वो बेसिकली $49.5 बिलियन 2024 में था। लेकिन US ने इंडिया पर जो है चाइना में कितना टैरिफ लगाया? चाइना में 30% लगाया, कनाडा में 35%, है ना। के बाद जो है इंडिया पर 25% टैरिफ सबसे ज़्यादा लगाया है। और US का जो है मैक्सिको और वियतनाम, जर्मनी, जापान जैसे देशों के साथ इंडिया से 2-3 गुना ज़्यादा ट्रेड डेफिसिट है, लेकिन उन पर इंडिया से कम टैरिफ लगाया है। और तो ट्रंप ने इंडिया को टारगेट क्यों किया? ट्रंप ने कहा कि इंडिया रशिया से ऑयल ख़रीद रहा है, जबकि यूक्रेन में रशिया वॉर मशीन लोगों को मार रही हैं। और असलियत क्या है कि डेटा के हिसाब से जो यूरोपियन यूनियन है खुद रशिया से सबसे बड़ा LNG ख़रीदने वाला है, लगभग 51%। चाइना 47% रशियन क्रूड ऑयल लेता है, इंडिया सिर्फ 38% ही लेता है ना। तो ट्रंप को इंडिया को टारगेट करना जो है अनजस्टिफाइड लगता है ना। जो नेक्स्ट न्यूज़ है, डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र हेल्प डीएक्टिवेट 4.08 करोड़ फेक इनएक्टिव LPG कनेक्शंस पूरी। तो यहाँ पे पहल स्कीम के बारे में है। पहले क्या है, इस स्कीम में आपको जो LPG सब्सिडी है वो सीधे आपके बैंक अकाउंट्स में जो है वो मिलती है। तो इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है ना। और फेक लोगों को या घोस्ट अकाउंट्स जो है वो पकड़ने में मदद होती है। कॉमर्शियल यूज़ के लिए सब्सिडी का मिसयूज़ हो रहा है वो रोका गया। तो अभी क्या हुआ है कि सरकार ने जो है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र या पहल जो स्कीम है उसके अंडर जो है लगभग 4.08 करोड़ जो है लोगों का फेक या इनएक्टिव LPG कनेक्शंस वो
को ब्लॉक किया है, सस्पेंड किया है या डिलीट कर दिया है, ठीक है। और कैसे किया गया, आधार वेरिफिकेशन के थ्रू, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, राशन कार्ड, बैंक अकाउंट, नाम और एड्रेस का जो है मैचिंग करना, कॉमन एलपीजी डेटाबेस जो प्लेटफॉर्म्स है उसे डुप्लीकेट को हटाया गया फिर इन सब की मदद से, है ना। तो 67% जो पीएम उज्ज्वला योजना के अंदर, पीएम उज्ज्वला जिसके अंदर जो है गैस मिलती है ना, तो उन बेनिफिशरीज़ को बायोमेट्रिक कंप्लीट कर लिया गया है, ऐसा बोल रहे हैं। और अब हर जो नया पीएम उज्ज्वला कनेक्शन तभी मिलेगा जब बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन हो जाएगा तब, है ना। तो पीएम उज्ज्वला बेसिकली जो है ये गरीब महिलाओं के लिए है जो बिलो पॉवर्टी लाइन परिवार से बिलोंग करती हैं, ताकि उन्हें जो है साफ़ एलपीजी कनेक्शन मिल सके कुकिंग के लिए, है ना। तो इसमें फ्री एलपीजी कनेक्शन दिया जाता है। तो फ़ायदा क्या है कि वुमेन का एम्पावरमेंट होता है, क्लीन फ्यूल का एक्सेस बढ़ता है और हेल्थ एनवायरनमेंट दोनों में सुधार होगा। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, यूनुस वोज कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस फॉर 2024 अपराइजिंग इन जुलाई डिक्लेरेशन। तो बेसिकली 2024 में बांग्लादेश में स्टूडेंट्स और जो आम लोग हैं उन्होंने मिलकर प्रोटेस्ट किया था, जिसके बाद जो है शेख हसीना की सरकार गिर गई। और अब उसी घटना की याद में ऐसे बोल रहे हैं कि इंटरिम लीडर जो वहाँ के हैं मोहम्मद यूनुस, उन्होंने जुलाई डिक्लेरेशन जो है वो जारी किया है, जिसमें डिमांड की गई है कि ये जो जुलाई डिक्लेरेशन की अपराइजिंग है इसको कॉन्स्टिट्यूशन में ऑफिशियली जो है जगह दी जाए, है ना। डिक्लेरेशन में जो है हसीना की पार्टी जो है, जो जिनकी सरकार गिर गई, उनकी डिक्टेटरशिप और देश को बर्बाद करने के आरोप लगाया गया, है ना। और फरवरी 2026 में नए इलेक्शंस करवाने की बात भी कही गई है, लेकिन अवामी लीग ने जो है इसका विरोध किया और कहा कि जो है ये डिक्लेरेशन जो अनएम्प्लॉयड जो यूथ हैं उनके मुद्दों को इग्नोर कर रहा है ना। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है, ऑस्ट्रेलिया टू बाई एडवांस्ड वॉरशिप फ्रॉम जापान। तो ऑस्ट्रेलिया ने बेसिकली जो है चाइना जैसे थ्रेट से निपटने के लिए और जापान से बेसिकली यहाँ पे 11 मोगामी क्लास स्टील्थ वॉरशिप खरीदने का फ़ैसला लिया है ना, जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सबसे बड़ा जापान का डिफेंस एक्सपोर्ट माना जा रहा है ना। और वॉरशिप्स हैं, ये लॉन्ग रेंज मिसाइल्स लॉन्च कर सकती हैं, है ना। तो चाइना जैसे थ्रेट से निपटने के लिए ऑस्ट्रेलिया ने बेसिकली ये परचेज़ किया है। जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, इजराइल सेट्स टू पार्शली रीओपन प्राइवेट गुड्स ट्रेड विद गाज़ा। तो इजराइल ने गाज़ा में जो है प्राइवेट सेक्टर ट्रेड को थोड़ा रीओपन करने का फ़ैसला लिया है, ताकि गाज़ा की ह्यूमैनिटेरियन एड डिपेंडेंसी कम हो कुछ हद तक। और कुछ जो लोकल मर्चेंट्स हैं उनको स्ट्रिक्टली सिक्योरिटी चेक के बाद परमिशन मिली है, तो जिसमें खाने का सामान, बेबी फार्मूला और हाइजीन प्रोडक्ट जैसे गुड्स मॉनिटर्ड बैंक ट्रांसफ़र और मिलिट्री चेक के बाद ही गाज़ा जा सकेंगे, ताकि हमास का मिसयूज़ ना हो, है ना। तो ये थी पूरी आज की हमारी द हिंदू का न्यूज़ डिस्कशन, है ना, जिसमें हमने सारी न्यूज़ को डिटेल से डिस्कस किया। तो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा हमारा चैनल, है ना। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।